Amit Mulani and team, the import-export business professionals. हेलो दोस्तों, व्हाट इज री एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट एक्सपोर्ट? क्या होता है री एक्सपोर्ट? क्या है उनकी फॉर्मेलिटीज एंड लीगलिटीज? चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। माई सेल्फ अमित मुलानी फ्रॉम amitmulani.com एंड टीम, इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। दोस्तों, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब कोई प्रोडक्ट को आप इंडिया से बाहर भेजते हैं, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो इसे हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। उसी तरह से री एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट इंटरनेशनली है और कोई कंट्री की है और इसे आप इंडिया में लाने के बाद वापस और दूसरे कंट्री में भेजते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैं थाईलैंड से प्रोडक्ट लाता हूँ और इसे मैं इंडोनेशिया भेजता हूँ थ्रू इंडियन पोर्ट, तो इसे बोला जाएगा री एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट एक्सपोर्ट। बेसिकली री एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है? कोई भी ऑर्डर आप फॉरेन कंट्री में देते हैं, कोई गुड्स मेरा मान लीजिए थाईलैंड से इंडिया में आ रहा है और मेरा बायर बैठा है इंडोनेशिया में, तो मैं गुड्स को ऑर्डर करूंगा थाईलैंड से, गुड्स वहां से पैक होके कंटेनर में इंडियन पोर्ट पे आएगा और उसे मैं डायरेक्ट भेज रहा हूं इंडोनेशिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं री एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट एक्सपोर्ट। दोस्तों, कोई भी गुड्स मैं थाईलैंड से इंडिया में लाता हूं तो क्या मुझे इंडियन पोर्ट पे ड्यूटी पे करनी होगी? माय फ्रेंड, आप इस गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप इस गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए कोई भी ड्यूटी आपको इंडियन पोर्ट पे पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कस्टम क्लियरेंस में नहीं आता। ये डायरेक्टली री एक्सपोर्ट के बेस पे आपके पोर्ट को टच करके सीधा फॉरेन कंट्री में चला जाता है। दूसरे नंबर पे कई बार ये भी होता है कि आपका गुड्स इंडियन पोर्ट पे आने की जगह पे डायरेक्टली थाईलैंड से इंडोनेशिया चला जाए और आप इसको भी री एक्सपोर्ट बोल सकते हैं। बट जितनी भी लीगलिटीज एंड डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे वो बड़ा ऑब्वियस है इंडियन एक्सपोर्टर के द्वारा होंगे। दोस्तों, री एक्सपोर्ट के अंदर कई बार आपको वैल्यू एडिशन की जरूरत होती है और कई बार गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से वैल्यू एडिशन काउंट नहीं किया जाता। अगर गवर्नमेंट के रूल बुक में है कि इसमें वैल्यू एडिशन जरूरी है तो आपको करना पड़ेगा, बट अगर गवर्नमेंट को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है तो आप विदाउट वैल्यू एडिशन भी गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर दुनिया में सबसे बड़ा री एक्सपोर्ट कंट्री कोई है तो वो है यूएई, और आप सब जानते हैं कि दुबई के ज़ेबल अली पोर्ट से पूरे गल्फ कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज और उसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज में गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों, री एक्सपोर्ट किस केस में होता है, ये खास तौर पे कब काम आता है? चलिए दो केस पे बात करते हैं। पहला ये, मान लीजिए कि इंडोनेशिया अगर थाईलैंड से डायरेक्टली गुड्स इंपोर्ट करता है तो हो सकता है गुड्स के ऊपर ड्यूटी 50% हो, लेकिन अगर वो इंडिया के थ्रू इंपोर्ट करता है तो हो सकता है ड्यूटी 5% हो, क्योंकि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जबकि थाईलैंड और इंडोनेशिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो ये पहला रीजन क्यों लोग री एक्सपोर्ट करते हैं, ड्यूटी को कम करने के लिए, ड्यूटी को बचाने के लिए। एंड दूसरे नंबर पे मान लीजिए अगर किसी बंदे की रिक्वायरमेंट इंडोनेशिया में कोकोनट की है और वो मुझे कनेक्ट करता है इंडिया में, तो बड़ा ऑब्वियस है मैं इंडिया से अगर कोकोनट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं तो मैं थाईलैंड से उसको परचेज करके एक्सपोर्ट करूंगा इंडोनेशिया में। बट मुझे ये जानने नहीं देना है कि मैंने गुड्स कहां से इंपोर्ट किया, तो उसके लिए मैं इसको री एक्सपोर्ट करूंगा थ्रू द इंडियन पोर्ट। दोस्तों, जब आप इंडियन पोर्ट के थ्रू किसी भी कंट्री में री एक्सपोर्ट करते हैं तो बड़ा ऑब्वियस है उसके लिए आपको फ्री ट्रेड जोन या तो कस्टम वेयरहाउसिंग का यूज करना पड़ेगा, और जहां पे आपका गुड्स कस्टम क्लियरेंस नहीं होता उसके पहले ही उसको री एक्सपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, ये था री एक्सपोर्ट की रिगार्डिंग कुछ बेसिक चीजें। ऐसी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की मजेदार इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं amitmulani.com के पर। स्टे ट्यून्ड।